Assalamualaikum students, I am Hadija Shakil from Department of Computer Science, Superior College, Wazirabad, affiliated with DC University, Faisalabad. The course title is Computer Organization and Assembly Language. This course is recommended for MCA students. First of all, we will discuss about the course dependency. The courses depend upon lectures and reference material. For reference material, we will use IBM PC, architecture or Intel, and some tools are required in this lecture and this course, and text files, and also some reference books. The reference books and material are these are the three books. First one is Computer Organization and Architecture by Starling, 7th edition, and by Arvin, Assembly Language for Intel-based computers, 5th edition, Computer Organization and Design, the Hardware or Software Interface, 4th edition by David A. Peterson and John L. Hensey. Okay, ji, now come to the table of contents of first lecture. In this lecture, we will discuss about the introduction to assembly language and basic computer architecture. Introduction to computer assembly language. असेंबली लैंग्वेज की जब बात की जाए तो असेंबली लैंग्वेज से हमें क्या समझ आती है? असेंबली लैंग्वेज का के बारे में हमने हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिस तरह से होगी जो नियर टू ह्यूमन होती है, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है, यानी इसमें आ जाती हैं C# होगी, जावा होगी, कोबोल होगी, पाइथन होगी, जो इजीली हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है। और सेकंड पे हम आ जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज आपको पता है ऐसी लैंग्वेज होती है, इसकी दो टाइप होती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज होती है और एक इसमें असेंबली लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 को जस्ट यूज़ किया जाता है, जिसको मशीन ईजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, जो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होती है फॉर कंप्यूटर बट नॉट फॉर ह्यूमन, फॉर फ्रॉम ह्यूमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर कंप्यूटर। तो जब हम इसके दरमियान में एक लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है? असेंबली लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स इसके अंदर होते हैं। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन, अगर हम मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को याद करने बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम रिप्रेजेंट किसी भी एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है 1 zeros की 100001, तो उसको हम उसके पर्टिकुलर लेटर के पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो है वो याद करना, उस मशीन कोड को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वो इजीली जो है वो याद नहीं हो सकता। और अगर हम उसके थ्रू मशीन लैंग्वेज के थ्रू जो है काम करना अपना शुरू करें मशीन इसके थ्रू, तो हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो इसका एक इंटरमीडिएट भी बनाया गया जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इस असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हमारे लिए इजी हो गया कि डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो की जाती हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको जो है वो कोई ना कोई नेम छोटे से असाइन कर दिए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 152 जो है 152 ऐड की इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा गया है एंड 156 जो है 156 जो है वो सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन के लिए लिखा गया है, तो हमें इन कोड्स को याद करना जो है मुश्किल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हम इनके नेम के अकॉर्डिंगली इनको रखेंगे, और नेम के अकॉर्डिंगली रखने के बाद हम इसके थ्रू जो है वो ईज़िली हम याद करके वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो असेंबली लैंग्वेज जो है ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, इनको निमोनिक्स भी कहते हैं, और जिनके थ्रू हम जो है वो इसमें पूरी कोर्स के अंदर इन्हीं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं और इनसे क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी, पहले तो हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कुछ ज़रूरत है कि असेंबली लैंग्वेज जो है, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि असेंबली लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ की जा रही होती है, किस जगह पर यूज़ होती है। बेसिकली अगर हम इसकी जो है ना बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसका कुछ इंप्रेशन इस तरह से होता है कि ये होती सिंपल है, लेकिन इसका इंप्रेशन जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। ये समझ लें कि इतनी आसान है कि इसको जो है ना समझना जो है ना इतनी सादा और इतनी आसान है कि इसकी समझ ना आ सके। ठीक है, तो इसका इंप्रेशन जो है ना वो लगता है आपको कि इस तरह से मुश्किल है, लेकिन ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें वक्त लगाना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्सपोजर है। डिस्टेंस एक्सपोजर से मुराद है कि यानी ये काम करो जो अब कंप्यूटर, अगर यानी उसको हम इंस्ट्रक्शन दे दें कि इतना काम करो, जितने ही हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे सिर्फ उतने ही वो काम करेगा, उससे कम या ज़्यादा काम नहीं करेगा।
यानी हमने यहाँ पर कंप्यूटर को उसकी खुद की ज़ुबान में जाकर ये काम करना है कि ये काम कर दो, ये वाली फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर दो। किसी एक सिस्टम को बेस करके हमने सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये काम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करवाना है। अगर हम इसमें देखा जाए कि यानी सिस्टम की बेस से मुराद है हम IBM PC को यूज़ कर रहे हैं या इंटेल को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी सिस्टम को एक बेस बनाकर हमने इसको जो है वो यूज़ करके देखना है कि ये लैंग्वेज जो है वो किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट है बी सिंपल एंड टू द पॉइंट। बी सिंपल एंड टू द पॉइंट का मतलब ये है कि यानी हमने जितनी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हैं ना, उससे ज़्यादा उसने टास्क नहीं परफॉर्म करना और उससे कम भी नहीं टास्क परफॉर्म करना। जितनी हमने कहा है उतनी ही जो है ना उसको अंडरस्टैंडिंग उसने करनी है। फोकस ऑन असेंबली इंस्ट्रक्शंस। अब इस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए पहली बात तो ये कि हम इसमें फोकस करेंगे कि ये अंडरस्टैंड करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या हैं। जब हम असेंबली इंस्ट्रक्शंस को समझ लेंगे तो उसके बाद हमें कोई भी जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से IBM का है या इंटेल का है वो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कोई भी कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, वो इसी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर है कि हम जो है ना इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को या इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करें एज़ कम्पेयर टू हम IBM PC को जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें। हमें उसके स्ट्रक्चर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए क्या है कि हम असेंबली इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और उनको जो है वो अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, इसके लिए नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रिक्वायर। आपको जो है वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रिक्वायर नहीं होगी। यानी आप ये समझें कि हमें जो है ना कोई बहुत ही बड़ी कोई मुश्किल है जिसको हमने सॉल्व करना है और आपके लिए टेक्निकल चीज़ों की रिक्वायर की जरूरत है। नो टेक्निकल चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कोई इतनी भी चीज़ नहीं कि इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो मुश्किल हो। सो नो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी इसके लिए रिक्वायर नहीं है। और इस कोर्स के एंड पे जो है वो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो इजीली जो है अंडरस्टैंडिंग कर सके कि इसकी लॉजिक की, कि एक्चुअली लॉजिक जो है इसके बैकएंड के ऊपर किस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है। यानी हम असेंबली लैंग्वेज को जब परफॉर्म करते हैं तो उसकी जिस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, तो उसके बाद किस तरह उसके बैकएंड पे किस तरह से इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो होती हैं, उस चीज़ को स्टूडेंट जो है वो आप लोग अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि नो एक्सपर्टीज़ रिक्वायरमेंट, कि जो एक्सपर्ट नहीं होता वो सादा तरीके से देखता है, ठीक है। और यानी जो मोस्टली जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका क्या तरीकाकार होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को टेक्निकली देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा जब चीज़ों को आप टेक्निकली और इस तरह से करके देखेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपने जो है ना इसको टेक्निकली चीज़ों को नहीं देखना, आपने सादा रहना है। सादा से मुराद है कि जो जितना कहा गया है बस उतना काम करो, उससे ज़्यादा नहीं आपने काम करना। और इस कोर्स के लिए जो है प्री रिक्वेस्ट है, आपने ऑलरेडी जो है वो पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। DLD है और लॉजिक गेट्स वगैरह है, एंड और नॉट, कैरी किस तरह से जनरेट होता है और एंड वर्किंग किस तरह से परफॉर्म करता है, नॉर है, नॉट है, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल गेट्स वगैरह की आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है जी। नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन ये है कि वाई लर्न असेंबली लैंग्वेज। अब देखें, आपके पास हमने अपने आसानी के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बना ली, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या टास्क परफॉर्म करती है? हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए बहुत आसान उसने हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। हम उन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करते हुए कोई भी टास्क जो है वो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इस हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद हमें कंप्यूटर के नज़दीक क्यों जाना चाहिए, ठीक है, क्यों हमें जो है वो असेंबली लैंग्वेज को लर्न करने की ज़रूरत है? इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। छोटी सी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपने एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, लेट्स सी कि इंग्लिश को आपने जापानीज़ के अंदर ट्रांसलेट करना है, तो जापानीज़ में अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर इंग्लिश को जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है और सेकंड वन जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं जापानीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसलेटर होगा उसको वो अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेट करेगा। लेकिन मसला ये है कि हो सकता है कि हमने वो बात वैसे ना की हो जिस तरह से उसने उस लैंग्वेज के अंदर मतलब निकाल दिया, ठीक है। हो सकता है कि वो बात जो है वो किसी हद तक ठीक हो, लेकिन मोस्टली जो है वो बात ठीक नहीं हो।
यानी एक लफ्ज़ को जो है वो जुमले में फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी हो सकता है कि कोई एक वर्ड है उसको हमने जो है जुमले में डिफ़ाइन कर दिया है और वो ट्रांसलेटर जो है वो उसकी एक्यूरेटली इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो हमारा कंपाइलर होता है वो एक डम होता है, ठीक है। उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। उसने सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जिसका उसको बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेटर का रिस्क आ जाता है कि हमें जब ट्रांसलेटर से हमने ट्रांसलेट करनी है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हमने ट्रांसलेट करना है तो वो डिफ़िकल्टी आ जाएगी। हो सकता है कि कंपाइलर उसको अच्छी तरीके से वैसे अंडरस्टैंड ना कर सके, या कंपाइलर जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है, हाई लेवल लैंग्वेज से जब मशीन इंस्ट्रक्शंस के अंदर इंफॉर्मेशन जानी है तो हो सकता है कि उसमें जो है ना हमारा मीनिंग को उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो सके। लेकिन जब हम असेंबली लैंग्वेज के साथ डील करते हैं तो इसमें ये चीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसमें समझिए कि एक पैकेज डील होती है कि अगर आप ये करो तो डेफिनेटली ये होना चाहिए, इससे आगे पीछे कोई बात नहीं होनी चाहिए। यानी जो हम बात कर रहे हैं वही बात हो, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन भी हो। ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता है कि यानी जो ऑप्टिमाइज्ड वे पूरे टाइम के ऊपर भी और टाइम लिमिटेशन भी कंप्लीट कर रही हो, एफिशिएंट भी हो, ठीक है। यहाँ पर एफिशिएंट का कीवर्ड यूज़ किया जा रहा है कि टू द पॉइंट बात हो और एफिशिएंट हो और टू द पॉइंट टास्क हो, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर होती है, उस जगह पर असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकती, सो असेंबली लैंग्वेज की वहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। जिस तरह से अगर आपके पास है 300 dpi की एक पिक्चर है, ठीक है, और उसमें 4 कलर्स हैं और जिसमें 1 इंच को रिप्रेजेंट करने के लिए 90,000 जो है वो पिक्सल्स रिक्वायर हैं। जब 4 कलर्स उसके साथ मिलेंगे तो टोटल पिक्चर जो है वो 1 स्क्वायर इंच की ऑलमोस्ट बन जाएगी, 36,000 पिक्सल्स की बन जाएगी, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा आइट्रेशंस हैं। अब एक छोटे से काम के लिए अब हम ऐसे है कि अगर कोई इसमें कंपाइलर अपनी मर्ज़ी से किसी में चेंज कर देता है, कोई कमी बेशी कर देता है, कोई कम कर देता है, कोई ज़्यादा कर देता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। लूप अगर जो है कंपाइलर जो है वो कंपाइलर ने बनाया है और इंस्ट्रक्शन अपने पास डाल दी है तो घंटों का फ़र्क भी पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कंपाइलर की लिमिटेशन आ जाती हैं कि ये तब तक दूर नहीं होगी जब तक हम इसे ऑप्टिमाइजेशन वे में ना देखें, यानी जब तक हम इसे ऑप्टिमाइज्ड वे में चेक नहीं करेंगे, इसकी डिटेल में नहीं देखेंगे, तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए ना इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपके पास है आर्क है, ये मेहराब है, जिस तरह से कहना है कि ये गुंबद बना होता है मस्जिदों के ऊपर। अच्छा, अब इसमें है आपने जब मेहराब को बनाया तो के ईंटें जो हैं वो उसके लिए रिक्वायर होती हैं। अब ईंटों से अगर आप मेहराब बनाएंगे तो वो तो बिल्कुल उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगा, वो तो राउंड शेप में नहीं बनेगा, राउंड शेप में वो किसी तरह से भी नहीं बन सकता जब तक हम उसके ऊपर सीमेंट नहीं लगाएंगे, उसके अंदर रिफाइनमेंट नहीं आएगी, ठीक है। उसके कॉर्नर जो है वो फाइन नहीं बनेंगे, स्मूथ जो है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो समझ लें कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये कॉर्नर्स को रिफ़ाइन करने के लिए जैसे हमने सीमेंट को यूज़ किया है, ये इस तरह से यूज़ होती है, ये स्मूथ करती है, ऑप्टिमाइजेशन करती है, स्ट्रक्चर को जो है वो स्मूथ करती है। और यही जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में। अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम परफॉर्म कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हुए हमारा सामना होता है डिफरेंट फंक्शन से, जिस तरह से ये कह लें कि लूप होता है और लूप आ जाते हैं या कोई कंडीशन वगैरह आ जाती हैं। यानी इसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो ये जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है ये मोटा मोटा हमें समझ आता है, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटा वैसे जो है वो काम परफॉर्म कर लिया, लेकिन जब इसकी रिफ़ाइनमेंट करनी है ना, तो रिफ़ाइनमेंट करने के लिए हमें उस वक्त जो है असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उसकी डेप्थ में जाने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, रिफ़ाइनमेंट करनी है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो वहाँ तक जाने के लिए जो है वो असेंबली लैंग्वेज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके जाने बगैर जो है वो हम इसके अंदर रिफाइनमेंट नहीं ला सकते, ऑप्टिमाइजेशन नहीं ला सकते। यही वजह है कि हमें असेंबली लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जी, रियल टाइम सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। रियल टाइम सिस्टम किनको कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम जो है वो ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं जिनका रिस्पॉन्स ऑन द टाइम होता है, एग्जैक्टली अपने टाइम पे स्टार्ट हुए और अपने टाइम पे ही ख़त्म हुए। यानी इंस्ट्रक्शन को रियल टाइम सिस्टम ने अपने कंट्रोल में टोटली जो है वो रखा है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी देर लगा रही हैं, एक कंप्यूटर को एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी देर लगेगी, और ये पूरी तरह से जो है ना वो कितनी देर में कंप्लीट होगा और क्या क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, प्रिसाइज टाइमिंग के अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, अब दिस टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट जो है वो ये यहाँ पर हमें ज़रूरी है असेंबली लैंग्वेज के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें बुनियादी ज़रूरत ये है कि अगर हम नहीं जानते तो काम नहीं मिलेगा। यानी जो हम जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं, लॉजिक अगर है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लूप और वाइल लूप की मैंने बात की थी, जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग में जब हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, लॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, तो उस चीज़ की हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो समझ लें कि मोटी मोटी समझ आती है। ठीक है, तो लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली हमें समझ नहीं आती है जब तक आप उसके रिफाइनमेंट नहीं करेंगे, उसमें एक्सपोजर नहीं डालेंगे, उसको वो एक ग्रेन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके अंदर वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती है। हमें इसके लिए जो है वो असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो है वो तब तक जो है वो प्रिसाइज़ नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए जो है वो जितनी टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 टाइम उसे इंस्ट्रक्शन दी है कि इतनी दफ़ा उसने जो है वो लूप को चलाना है, तो उतनी दफ़ा ही वो वर्किंग परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो लो लेवल ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये यूज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर ये बात हो रही थी कि नीड जो है वो रिफाइनमेंट्स हमें छोटे छोटे लेवल के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करते हुए रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शन होते हैं जैसे लूप वगैरह हो गई, तो उसके अंदर भी जो है वो रिफाइनमेंट के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ये चीज़ जो है वो हमें इस काबिल करती है कि हम इसको बारीकी से अंडरस्टैंड कर सकें, इसकी जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है उसको हम बारीकी से समझ सकें। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमें समझ लें कि मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं ये हमें थिन अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया आपके असेंबली लैंग्वेज के बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें असेंबली लैंग्वेज सीखने के लिए क्यों ज़रूरत है और ये कहाँ कहाँ पर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमने ओवरऑल इसके अंदर देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोसेसर होता है मेनली, और मेमोरी होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसर के काम की बात की जाए तो प्रोसेसर का काम क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म करने का ये ज़िम्मेदार होता है, इसने ओवरऑल ऑपरेशन को देखना होता है और प्रोसेसिंग को परफॉर्म करना होता है। जबकि मेमोरी का काम क्या होता है? मेमोरी ये इंटरनल मेमोरी होती है और ये बुनियादी तौर पर जो है इसके अंदर सारा डाटा वगैरह जो है यहाँ पर पड़ा होता है। अब ये इसका इंटरनल मेमोरी के साथ जो है वो कनेक्शन होता है, इसका इंटरनल मेमोरी का और प्रोसेसर का आपस में कनेक्शन होता है। और इसके साथ जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देखें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बैरूनी दुनिया के साथ जो है वो रब्ता होता है। मेमोरी का इंटरनल समझ लें कि अंदरूनी दुनिया के साथ रब्ता होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बैरूनी दुनिया से रब्ता होता है, इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। ओके, डाटा पे जब हमने कोई भी प्रोसेसिंग करके ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पहले हम इसको देख लेते हैं, प्रोसेसर ऑपरेशंस को और मेमोरी के डाटा को। ठीक है, हमारी क्या क्या जो है वो ज़रूरियात हैं कि किस मैकेनिज़्म की बिना पर हमने डाटा पर जो है वो कोई ना कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है। सबसे पहले तो कोई ना कोई एक प्रोसेस होना चाहिए, कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जिसमें कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म भी होना चाहिए कि जिसमें हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि डाटा को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से जो है पढ़ा जाए, और इसके साथ साथ कौन से वाला जो है वो कौन से वाले डाटा को जो है वो आपने रीड करना है, टू द पॉइंट या पिन पॉइंट जो है वो कौन से डाटा को आपने रीड करना है। ठीक है, तो
और इसका जो है वो रीड करने का प्रोसेस क्या है। जब तक हम डाटा जो है वो हमारे पास प्रोसेसर के पास नहीं आ जाता तब तक प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना डाटा मेमोरी और प्रोसेसर के ऑपरेशंस की बात की जाए तो कुछ की पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि जब हम डाटा की बात करते हैं और प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये यहाँ बात सोचनी है कि प्रोसेसर को जो डाटा चाहिए वो डाटा उसने रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, पहली बात होगी कि कौन से वाला ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होगा, या रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, सेकंड बात ये होगी कि कौन से वाला डाटा जो है वो होना चाहिए, कौन से वाला डाटा जो है वो जो फर्स्ट नंबर पर पड़ा हुआ, 2 नंबर पर पड़ा हुआ, 3 पे कौन से वाला जो है वो डाटा होना चाहिए। ठीक है जी। थर्ड पे यहाँ पर एक बात आती है कि डाटा मेमोरी से प्रोसेस तक आ सके और प्रोसेस से मेमोरी तक आ सके, यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए कि किस तरह से डाटा मेमोरी में से प्रोसेसर के पास जाएगा और प्रोसेसर से मेमोरी के पास जाएगा। ठीक है, इन्हें एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए इस सारे काम को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बातें हो गई। ठीक है जी। अच्छा, कंप्यूटर को में ये सारा जो है काम परफॉर्म करने के लिए मेमोरी में से कौन से वाला डाटा उसे चाहिए होता है। अब ये सारा काम किस तरह से होता है, इन काम को परफॉर्म करने के लिए इनका फंक्शन जो है वो ये किया कि मेमोरी आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो किस एलिमेंट में रिज़ाइड किया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखें तो हमारे पास होती है ग्रुपिंग होगी है कुछ बसेस की, सिस्टम बसेस के नाम से आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे। सिस्टम बसेस के अंदर जो है वो 3 बसेस होती हैं, एक एड्रेस बस होती है, एक डाटा बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। ये डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने मेमोरी में से डाटा जो है वो प्रोसेसर के पास आना है, डाटा को जब मेमोरी से प्रोसेसर तक लेकर जाने की बात आती है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पोस्टमैन है, पोस्टमैन के पास जब लेटर आता है तो उसको उस एड्रेस का पता होता है कि मैंने इसको किस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करना है। ठीक है, तो यानी इनके दरमियान कोई एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जो दूसरे तक कम्युनिकेशन हो सके। प्रोसेसर में ये सारा जो मैकेनिज़्म होता है कि मेमोरी में से कौन सा डाटा लेना है, कौन सा एलिमिनेट करना है, उसको हम ग्रुप कर देते हैं और उसके बाद बस का नाम देते हैं। बस का नाम देने के बाद जिसमें सिग्नल्स की ग्रुपिंग होती है, उनका एक फंक्शन होता है कि वो मेमोरी को ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि किस एलिमेंट में प्रोसेसर इंटरेस्टेड है। दूसरी अहम बात यह है कि दूसरी अहम एक बस है जिसमें अभी उस सिग्नल को उसने ग्रुप कर देते हैं और उसका फंक्शन ये है कि डाटा को मेमोरी तक लेकर जाना है और मेमोरी से डाटा को प्रोसेसर तक लाना है। इन फंक्शंस को कुछ लाइंस के साथ जो है वो हमने ग्रुपिंग कर देते हैं। इस आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो इन फंक्शन को कुछ लाइन के साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको हम डाटा बस का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ लाइंस को हम ग्रुप कर देते हैं और उनका फंक्शन ये है कि उनके फंक्शन को सेपरेटली कर देते हैं। कोई जो है वो रीड कर सकते हैं, कोई राइट कर सकते हैं। एज अ होल जो है वो ग्रुप को कंट्रोल किया जाता है। उनकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेसर को मेमोरी तक लाती है। ये समझ लें कि ये जो बसेस हैं तीनों, एड्रेस बस है, डाटा बस है, कंट्रोल बस है, ये इस तरह से समझ लें जिस तरह से ह्यूमन की नाक, आँख और मुंह होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनके दोनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवा रही होती है, इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है। एड्रेस बस होती है, डाटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है। ये इसी तरह से ही जिस तरह से इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह से ही कम्युनिकेशन जो है वो इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ भी होती है। ठीक है, अगर हम मेमोरी की तरफ जाए ना तो मेमोरी एक्चुअली में ये डंप होती है। डंप से मतलब उसको खुद को अंडरस्टैंडिंग, उसको खुद ही किसी चीज़ का नहीं पता, उसको जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं। ठीक है, डाटा बस है तो डाटा बस की जब बात की जाती है तो डाटा बस हमारे पास जो है वो बोथ साइड्स के ऊपर होती है। ये बाई डायरेक्शनल होती है। क्यों बाई डायरेक्शनल होती है? क्योंकि यहाँ से डाटा जो है प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाना होता है और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल का रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर ये है कि एक एग्जांपल से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं सर्वेंट के। अब आप जो है अपने सर्वेंट को कहते हैं कि शेल्फ़ में से जाके बुक नंबर 5 लेकर ले आओ, जो राइट साइड पर पड़ी हुई है वो शेल्फ़ में जाकर 5 नंबर वाली बुक ले आओ। अब इस सारी इंस्ट्रक्शन को देने के लिए उसे क्या बताया? उसे पहले तो बताया
अब ये जब हम नॉर्मली डे लाइफ में चीज़ें देखते हैं तो हम इतना ज़्यादा प्रिसाइजली उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो मैटर ही नहीं करती। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको छोटी छोटी चीज़ जो है वो मैटर करती है, क्योंकि हमने उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो डीपली प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ जब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कबर्ड में से जो है वो ले आए 5th नंबर वाली बुक ले आए, तो वो जाएगा, पहले ही उससे क्या चीज़ है, क्या लेकर आनी है, बुक लेकर आनी है, ठीक है, कहाँ से जाके लेकर आनी है, और उसके बाद कितने नंबर वाली लेकर आनी है, ठीक है। अगर वो अनपढ़ है, ठीक है, उसको नहीं पता, उसको नेम वगैरह रीड नहीं करना आता, जैसे हमारी मेमोरी जो है ना वो डंप है। तो हमने उसे क्या बताया सर्वेंट को कि वो इतने नंबर वाली बुक 5 नंबर वाली बुक है वो लेकर वापस आ जाए। अब सर्वेंट क्या करेगा, जाएगा और कबर्ड में से जो है वो लेकर 5 नंबर वाली बुक वापस ले आएगा, ठीक है, फ़ायदा तो हो गया। अब हम उसको अगर वापस जो है वो कहते हैं ये इतना काम समझे कि यहाँ से प्रोसेसर ने मेमोरी से जो है वो इंस्ट्रक्शन को रीड किया, ठीक है। अब अगर हम सर्वेंट को कहें कि ये बुक को दोबारा से जाके लेफ़्ट साइड पे 7th नंबर पे रखा हो, तो वो दोबारा से जाएगा और 7th नंबर पर जो है वो रख देगा, ठीक है। यानी यहाँ से ये बात समझ आई, प्रोसेसर ने डाटा जो है वो मेमोरी में रख दिया। अब हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हुए सर्वेंट को बताना पड़ा, प्रिसाइजली उसको बताना पड़ा कि किस जगह पर जाकर, किस लोकेशन पे और कितने नंबर वाली जगह पे जाके उस बुक को रख कर आए। सो हमें उसको जो है वो प्रिसाइजली उसको इन्फॉर्म करना पड़ा। इसी तरह से प्रोसेसर ने भी जब मेमोरी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी होती है तो उसे डाटा और साथ उसकी लोकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है कि किस लोकेशन पर जाकर जो है वो उसने डाटा को रखना है, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ तक हमारा हो गया कि हमने दो जो है ना वो बसेस को देख लिया है। एक बस को देख लिया डाटा बस, किस तरह से डाटा उसने रीड किया और राइट किया, ठीक है। अब आपको पता है कि मेमोरी के अंदर जो है वो कुछ नंबर्स वगैरह लगे होते हैं, ये नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, यानी इसके अंदर बॉक्सेस होती हैं जिनका हर एक का अपना आइडेंटिटी होती है, हर एक का एड्रेस होता है। मेमोरी की अगर बात की जाए ना तो इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं या मल्टीपल 8 बिट्स के साथ जो डाटा को यहाँ पर पड़ा होता है, और इसकी कुछ इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले ये देख लें कि इस तरह से एड्रेस बस ऐसे जाएगा, देन डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है और कंट्रोल बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। डाटा बस के साथ साथ कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होती है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, सर्वेंट की एग्जांपल हमारी होगी। देन नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ मेमोरी। जब हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो होती है इसकी हॉरिजॉन्टल भी डायमेंशन होती है और इसकी विड्थ वाइज भी डायमेंशन होती है। यानी हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो ये सेल में कितनी कंटेन करती हैं। जिस तरह से 8 नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो एक सेल के अंदर रिजाइड करती हैं, एक सेल जो है वो टोटल 8 नंबर ऑफ़ बिट्स से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये मेमोरी की जो है वो विड्थ भी डिपेंड करती है। जिस तरह से एक वेल है, कुआँ है, ठीक है, तो कुएँ की जो है वो डायमेंशन देखने के लिए हमें उसकी गहराई का भी पता होना चाहिए और उसकी जो है वो हॉरिजॉन्टली भी उसकी हमें लेंथ जो है वो पता होनी चाहिए कि कितनी है। इसी तरह से हमें मेमोरी का भी जो वो जब इसकी टोटल विड्थ का हम टोटल जब डायमेंशंस को देखते हैं तो दो बातों पर हमें देखना पड़ता है। एक इसकी डायमेंशन में विड्थ कितनी है और टोटल जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितनी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं ऑफ मेमोरी सेल्स के, ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर सेल का जो है वो एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो दूसरे से डिफरेंट होता है और हर सेल जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल जो है वो कंबाइन होते हैं कि अगर जिसमें यानी यहाँ पर जो डाटा होता है आपको पता है कि रैंडमली स्टोर होता है और यानी प्रोसेसर उसे खुद ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस वाली लोकेशन में जाके कौन से वाले डाटा को राइट करना है, ठीक है। और जब रिट्रीव करना होता है डाटा को तो मेमोरी खुद ही बताता है कि किस वाले एड्रेस में से डाटा को रिट्रीव करना है या फिर रीड करना है, ठीक है जी। ये होगी वर्टिकल डायमेंशन होगी और वर्टिकल डायमेंशन को साइज़ ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल बस की तरफ। कंट्रोल बस जो है वो क्या प्रोसेस परफॉर्म करती है। कंट्रोल बस ये जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रोसेसर से कन्वे करती है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर उसे प्रोवाइड करता है उस इंफॉर्मेशन को जो है वो कन्वे करती है। अब यहाँ पर बात यह है कि प्रोसेसर जो है वो डाटा के ऊपर क्या टास्क है वो परफॉर्म करवाना चाह रहा है, वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा है, क्या वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा है।
तो मेमोरी को जो है वो अपना यहाँ पर बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली, प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा कि क्या वो उसने ऑपरेशन जो है वो रीड करने हैं या फिर राइट करने हैं। कि मेमोरी को अपना बिहेवियर जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। प्रोसेसर जो है वो अगर इस वक्त रीड करना चाह रहा है तो मेमोरी जो है वो उसको रीड करवा देगी, ठीक है। अगर प्रोसेसर जो है वो राइट करना चाह रहा है तो मेमोरी यहाँ पर राइट करवा देगी। लेकिन यानी इन दोनों के दरमियान जो है वो सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त मेमोरी जो है वो सुनना नहीं चाह रही, लेकिन प्रोसेसर जो है वो बोलना चाह रहा है, और मेमोरी जो है समटाइम राइट नहीं करवाना चाह रही, जबकि प्रोसेसर जो है वो राइट करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो है वो किस तरह से फिर उनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन होगी। तो इस सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल बस है। अब यहाँ पर हम दोबारा से सर्वेंट वाली एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने जैसे पहले सर्वेंट को कहा था कि बुक के जो है वो शेल्फ़ के 7 नंबर वाले लेफ़्ट साइड वाले जगह पर जाकर किताब को रखा हो, लेकिन अब जब सर्वेंट जाता है तो दरवाज़े पे लॉक लगा होता है। तो अब सर्वेंट क्या करेगा, मे बी कि वो वहाँ पर वेट तो नहीं, अब ऐसे तो नहीं कि वहाँ पर ही वेट करता रहे, बल्कि वो क्या करेगा, वो आके आपको एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा, यानी आके आपको बताएगा कि जी डोर पे जो है वो लॉक लगा हुआ है, सो मेरी एक्सेस जो है वो कबर तक या जो है शेल्फ तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने वापस आके कोई ना कोई मैसेज दिया, कोई ना कोई जो है वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल प्रोवाइड किया, एक्नॉलेजमेंट जो है वो दी। तो यहाँ पर जो रोल है हमारा कंट्रोल बस का, वो भी यही रोल है। अगर मेमोरी जो है वो इस वक्त राइट नहीं करवाना चाह रही है, रीड नहीं करवाना चाह रही, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो कैरी करने के लिए कंट्रोल बस जो है वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर परफॉर्म करेगा, काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ना सिर्फ मेमोरी के अंदर बल्कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर भी यही रोल प्ले करता है कि समटाइम ऐसे भी तो होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस अचानक से वहाँ से कोई सिग्नल आ गए, वहाँ से कोई मैसेज आ गया, तो उसका भी जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस के या पेरिफेरल डिवाइसेस का भी दिल करता है कि वो बोले, वो कुछ बात करे प्रोसेसर के साथ। तो वो सारे जो सिग्नल होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास कंट्रोल बस अवेलेबल होती है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने तीनों बसेस को देखा, मेमोरी डाटा बस को, एड्रेस बस को और कंट्रोल बस को। डाटा बस जो है वो मेमोरी को रीड और राइट करने का काम परफॉर्म करती है, जबकि एड्रेस बस जो है वो उसने ये क्या काम करती है, इसने जो है वो एड्रेस को इंडिकेट करना होता है, जिस प्रोसेसर ने जिस जगह पर जाके डाटा को रखना है, और वहाँ पर जो है वो लोकेशन को इंडिकेट करता है। और उसके बाद जो है वो कंट्रोल बस है, उसका क्या काम होता है, वो दोनों तरफ जो है वो, ये दोनों जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, और जो एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। इस बात का भी याद रखिएगा, ओके। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशंस पे। आपको पता है कि जब हमने ऑपरेशन जो है वो किसी भी ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करने होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने जी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मेमोरी के पास से कोई नंबर आया, फॉर एग्जांपल 5 नंबर आता है, तो उसका प्रोसेसर के पास आता है कि इसका रेज़ टू पावर ले लिया जाए, ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 2 ले लिया जाए। तो वो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, 5 रेज़ टू पावर 2 करेगा इज़ इक्वल टू 25, वो मेमोरी के अंदर वापस भेज देगा, ठीक। अच्छा, अब वो किस लोकेशन में भेजेगा, वो सारा प्रोसेसर का काम है कि किस तरह से सारा जो है वो अमल होगा। लेकिन अब उसके बाद बात आती है कि अगर मेमोरी के अंदर 2 ऑपरेंड्स आ जाते हैं, एक ऑपरेशन है और 2 ऑपरेंड्स हैं, तो किस तरह से जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा। अब हमारे पास एक बात नोट करने की है कि जब पेरिफेरल डिवाइसेस से प्रोसेसर तक कोई डाटा जाता है तो एट अ टाइम डाटा बस के अंदर जस्ट 1 ऑपरेंड जो है वो सेव हो सकता है, जस्ट 1 ऑपरेंड की जो डाटा है वो लेकर जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि दूसरा ऑपरेंड जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। इस सारे काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है वो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। रजिस्टर्स क्या काम परफॉर्म करते हैं, रजिस्टर जो है वो यहाँ पर ये होते हैं जनरल पर्पस जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, जनरल प्रोसेसर आर्किटेक्चर इसको कह सकते हैं। रजिस्टर्स यहाँ पर ये काम करते हैं कि एक पहले वाले ऑपरेंड को लेकर रजिस्टर के पास रख दिया जाता है, फिर ऑपरेशन और फिर जो भी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो, और जो सेकंड वाला ऑपरेंड होता है वो डाटा बस के पास होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम जो है वो दोनों ऑपरेंड्स को लेकर जो है वो अपना डाटा के ऊपर प्रिसाइजली जो है वो ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
यानी एड्रेस बस पर जो है वो प्रिसाइजली एक एड्रेस होता है, जैसे एड्रेस बस के ऊपर एक एड्रेस होगा, इसी तरह से डाटा के ऊपर भी जो है वो एट अ टाइम एक जो है वो इंडिकेटर ले सकता है, डाटा ले सकता है। ठीक है जी। और यानी यहाँ पर जब हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी तो रजिस्टर्स के साथ होगी। अच्छा, बोथ ऑपरेंड जो है वो एक्सेसिबल होते हैं ड्यू टू रजिस्टर। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें कि दोनों जो ऑपरेंड्स हैं उसको हम रजिस्टर्स के ऊपर ही रखवा दें, यानी रजिस्टर्स के ऊपर ही हमने दोनों ऑपरेंड्स को रखवा दिया और वहाँ से भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, उनके ऊपर जो प्रोसेसिंग हमने परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। एक वक्त में जो है वो एक ऑपरेंड पढ़ भी सकता है, रजिस्टर्स में रख सकते हैं हम उसको, और दूसरा जो है वो मेमोरी में भी ले सकते हैं, यानी एट अ टाइम जो है वो मेमोरी में भी एक ऑपरेटर को रख सकते हैं, ऑपरेंड को रख सकते हैं, और दूसरा जो वो रजिस्टर के पास हो सकता है, और या फिर दोनों ही जो है वो रजिस्टर के पास हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इनके। नेक्स्ट जो है वो रजिस्टर की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात कर लें कि जब हमने दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ऑपरेशन से जो रिज़ल्ट जनरेट होगा ना, अब उसके दौरान में हमें इस ऑपरेशन के दौरान में हमें ये जो है वो रिज़ल्ट का विजिबल होना ज़रूरी नहीं है कि इसके दौरान में हमें ऑपरेंड का जो है वो रिज़ल्ट भी विजिबल हो, एट वन टाइम जो है वो एक्सेसिबल हो, देन एड्रेस जो है वो एड्रेस बस तो इंडिकेट करेगा कि किस एड्रेस में जाकर उसने डाटा को राइट करना है। जब उसके बाद आ जाते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है वो ये क्या चीज़ होती है, ये बिल्कुल रैम की तरह होती हैं, लेकिन इसको हम जो है वो स्क्रैच पैड रैम कहते हैं। सिमिलर टू मेमोरी होती है, इसमें प्रिसाइज लोकेशन होती है और प्रीशियस रिसोर्सेज होती हैं। क्यों ये ऐसे होता है? पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि स्क्रैच पैड रैम क्या है, कि जब हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें उस वक्त, जिस तरह से पहली एग्जांपल में बात कर चुके हैं दो ऑपरेंड वाली, कि जब हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे काम करना है, एक से ज़्यादा जो है नंबर्स पे काम करना है, तो हमें उस वक्त रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेमोरी का वीएन जो है वो इससे आगे पीछे हो जाएगा। इस वजह से ये हमें यहाँ पर जो है वो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल मेमोरी की तरह ही वर्किंग परफॉर्म करता है, और यहाँ पर बेसिकली हमें रखने का नंबर्स रखने का ये भी पर्पस होता है कि इजी टू जो है वो कैरी हो सके, प्रोसेसर जो है वो जल्दी से जो है वो उस डाटा को ले सके। अब नेक्स्ट है ये प्रिसाइज रिसोर्स। प्रिसाइज रिसोर्स का क्या मतलब है कि जितने भी आर्किटेक्चर हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उनके रिसोर्स जो है वो प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर्स जो है हमारे पास प्रिसाइज हैं। बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, बल्कि कुछ रजिस्टर अवेलेबल हैं, कुछ रजिस्टर्स ही होते हैं। ये रिसोर्स हमारे पास हमेशा से ही कम होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, उन्हीं प्रिसाइज लोकेशंस को यूज़ करते हुए रजिस्टर जो है अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना होता है। प्रोसेसर ने रजिस्टर्स के थ्रू जो है वो वर्किंग परफॉर्म करनी होती है। अच्छा, अब रजिस्टर के नेम जो है वो डिपेंड करते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन सा है। IBM वाले हैं, या इंटेल वाले हैं, या कौन से वाले हैं, डेल वाले कौन से वाले हैं। अब हर मैन्युफैक्चरर जो अपनी मर्ज़ी से रजिस्टर्स के नाम को रखता है, कोई R1 R2 R3 के नाम से रखता है, कोई जो है वो किसी और नाम से रखता है। इस तरह से जो है वो अपनी अपनी उनकी मर्ज़ी है किस तरह से जो है इनके नेम्स को इंडिकेट होते हैं। लेकिन नेम जो है वो यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी जो है वो उनकी वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, नेम में जो है वो डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ये ना सिर्फ इन काम को परफॉर्म करते हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेसर की बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी में भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से आपका इंडेक्स रजिस्टर हो गया। इंडेक्स रजिस्टर कौन सा होता है? इंडेक्स रजिस्टर में होता है कि इस वक्त जो है वो एड्रेस किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको हम इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी जो है वो अपने पास सेव कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बात कर चुके हैं कि लिमिटेड सेटअप जो है वो ऑपरेशंस होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो ऑलवेज़ लिमिटेड ही होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो हर एक कोई किसी भी किस्म का हम आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ले लें तो ये सारी चीज़ें हर एक में होंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक तो नेम इनका चेंज हो सकता है, और सेकेंड ये कि डिफरेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर डिफरेंस हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो निमोनिक्स जो है, या ये ऐड है, निमोनिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो बेसिक फंक्शनलिटी इसकी ऐड है, मूव है, लोड है, डाटा कम्युनिकेटर है, ये सारे काम जो है वो हो सकता है कि ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं इनके नॉमेनक्लेचर के मतलब है कि इन सब के नाम जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर ने अपनी अपनी मर्ज़ी से रखे हुए हो सकता है किसी ने ऐड रखा हो सकता है उसी काम एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए मूव हो, उसी काम को परफॉर्म करने के लिए लोड भी रखा हुआ है, और उसी काम को परफॉर्म करने के लिए
ऐड एक्यूमुलेटर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सा है और उसने कौन से नाम जो है वो उसमें रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है जी। ये था जी आपका आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम जो है इसमें हमने बेसिकली डिस्कस ये किया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है, और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को देखा, प्रोसेसर है, मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म करती हैं, मेमोरी के बारे में देखा, मेमोरी के बारे में पढ़ा और रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, अल्लाह हाफिज़।